एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जानदार, शानदार। बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। और ये बायो की हमारी क्लास है और बायो में हमने लगभग लगभग एक चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया है, सेल। सेल के बाद में दूसरा चैप्टर है जिसको हम ब्लड कहते हैं और ब्लड को आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले दो लाइन सुनिएगा कि क्या कभी मेहनत करने वाले को पीछे हटते हुए देखा है? क्या कभी सिलेक्शन लेने वाले को कभी बीच रास्ते से पीछे लौटते हुए देखा है? क्या कभी आपने युद्ध में जाने वाले सैनिक को कभी पीछे हटते देखा है? या मैं ये कहूं कि क्या कभी जंग में जाने वाले घोड़े को कभी बारात में आपने नाचते हुए देखा है? तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जंग में जाने वाला घोड़ा बारात में नहीं नाचता, उसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि मेहनत करने वाला कभी पीछे नहीं हटता। और भले ही हमारी कोशिशें निरंतर है ना, एक एग्जाम, दूसरा एग्जाम, तीसरा एग्जाम हो सकता है लास्ट में ऐसा हो कि आपको लगे कि अब छोड़ देना चाहिए। एग्जाम कहीं हो सकता है पॉइंट से, कहीं हो सकता है 1 नंबर से, कहीं पॉइंट 1 से, हो सकता है हम डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, मेरिट आउट हो रहे हो, बट हम सफलता के बिल्कुल नजदीक होते हैं और हम वहां पर आकर के क्या करते हैं, कोशिश हमारी छोड़ देते हैं, हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। बट हमें ऐसा अब नहीं करना है। हम अगर लगे हुए हैं किसी एग्जाम में, तो डेफिनेटली आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है भाई ब्लड, और बिना ब्लड के मैं कहूं कि हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। ब्लड अगर आपके शरीर से हटा दिया जाए, अच्छा कितने फंक्शंस ऐसे हैं जो ब्लड के बिना नहीं हो सकते। मैं सिर्फ अभी ब्लड की बात कर रहा हूं, सिर्फ ब्लड वर्ड की बात कर रहा हूं कि हमारे शरीर में ब्लड है, कितना है, क्या है, कितने परसेंट पाया जाता है, कितना वेटेज होगा, क्या कैरी करता है, कितने टाइप्स का होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसके कंपोजिशंस क्या क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या पीएच वैल्यू होती है, क्या ब्लड ग्रुप होता है, कब इसकी खोज की गई, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लड की। तो ब्लड पूरे के पूरे शरीर में आप जानते हो कि पूरे शरीर में हमारी नसें फैली हुई है, यस और नो, वेंस पाई जाती है, आर्टरी पाई जाती है, और आर्टरी और वेंस आपको शरीर में दिखाई दे रही होगी। ये सारी की सारी आप कह सकते हो कि सर इन्हीं में ब्लड फ्लो होता है, इनके अलावा आप कहीं नहीं कह सकते कि इनके अलावा आपको ब्लड कहीं मिल जाएगा। अगर आप शरीर में सुई भी चुभोते हो या गिरते हो, है ना, कहीं भी गिरते हो, एक्सीडेंट हो रहा होता है, कहीं आपकी नुकीली वस्तुएं, एलिमेंट्स चुभ जाते हैं, तो आप कहोगे कि सर जब तक वो किसमें, वेन और आर्टरी में नहीं जाएंगे, आपका ब्लड निकलने वाला नहीं है। तो मतलब पूरा का पूरा ब्लड कहाँ होगा, आर्टरी और धमनी में होगा, मतलब धमनी और सिराओं में होगा। डन। और यही आप कहते हो कि सर ब्लड को अगर मैंने और जूम किया, इसको और जूम करता मैं चला गया, तो आप कहोगे कि सर इसको जूम करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको जूम किया तो आप कहोगे कि सर पूरा रेड कलर का ही दिखेगा, और रेड कलर को फिर हम आगे जूम करेंगे। और यहां पर इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, यहां से ये सारी, यहां से अगर मैं हैंड की बात करूं, तो हैंड से भी ये सारी की सारी कहां निकल करके आ रही है, आप कहोगे कि सर सारी की सारी कहां जा रही है, हार्ट में जा रही है। ये सानू सारे शरीर से आप देख लो, ऊपर से आ रही है, इधर से आ रही है, सारी जितनी भी आ रही है, सारी की सारी कहां आ रही है, आप कहोगे कि सर ब्लड में ऊपर, हार्ट में, हार्ट के भी ऊपर वाले चैम्बर में, मतलब ऑरिकल में आ रही है, आलिंद में आ रही है। वो भी कहां पर, अभी लेफ्ट या राइट की मैं बात नहीं करूंगा, सीधा सा याद रखना है, हार्ट में आ रही है। हार्ट के बाद में आप देख रहे हो कि सर हार्ट से निकलने के बाद में ये कहां जा रही है, फिल्टर होने के लिए किडनी में जा रहा है ब्लड। ब्लड किडनी में जाने के बाद में आप कहोगे कि सर किडनी से निकलने के बाद में ये पूरे शरीर में फैलता है। डन। यहां से कहां जाता है, आप कहोगे कि सर ये आया, और ये आने के बाद में वापस से ब्लू कलर की कहां आती है, आप कहोगे कि सर इसमें आएगी, ऑरिकल में, और वापस से ये रेड कलर में आप देखते हो कि सर ये यहां से पूरे शरीर में फैल जाता है। मतलब ब्लड पूरा का पूरा जमा भी कहां होता है, हार्ट में, और हार्ट से निकल करके कहां जाता है, किडनी, किडनी से वापस से फिल्टर होने के बाद में वापस से हार्ट, और हार्ट के बाद में वापस से पूरे शरीर में फैल जाता है। अच्छा ब्लड क्या है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ ब्लड। थोड़ा ब्लड के बारे में बताएं कि हम ब्लड पढ़ तो रहे हैं,
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ओके। और बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आप बोल रहे हो, फ्लूइड तो तरल है इसलिए आप फ्लूइड बोल ही रहे हो। हीमोग्लोबिन होता है। और बेटा बताना सबको है, जब तक आप सोचोगे नहीं, आंसर नहीं करोगे, याद होने वाला है नहीं। बेसिक नेचर, ओके। और बताए, पीएच, ओके। हाँ ठीक है। मैंने पूछा बेटा ब्लड क्या है, मैं अभी प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा, मैं क्लास में था, कोचिंग में आ गया था अभी। हाँ, ब्लड तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। और बताइए, डन, इतना ही। ब्लड, मैं कह सकता हूं कि किसी पूरे शरीर का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ब्लड है। ब्लड में मतलब पूरे शरीर में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रही है, वो सारी की सारी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ब्लड की अगर बात करेंगे तो जो फेमस क्वेश्चन आता है ब्लड का, कि आप कहोगे कि सर ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, पहला क्वेश्चन। ब्लड कैसा है? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आर्टिफिशियल कोलाइड, आर्टिफिशियल कोलाइड जो ब्लड की तरह दिखता हो, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, बहुत आपने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा यूज भी किया होगा। मैंने बोला कि ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब प्राकृतिक कोलाइड है तो पहले तो मुझे एक बात बताओ कि कोलाइड क्या होता है, और कोलाइड अगर आपने पढ़ा है तो कोलाइड के साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि सर आर्टिफिशियल कोलाइड क्या होता है। आर्टिफिशियल कोलाइड किसे कहूंगा मैं? बिल्कुल ठीक है, ओके। मतलब मैंने ये कहा, अच्छा कांच की ग्लास सबने देखी होगी, है ना? या हम मान लेते हैं कि ये ग्लास है, और ग्लास में हमने वाटर भर दिया थोड़ा, है ना? और इसमें कुछ और पार्टिकल, जैसे आपने शरबत वगैरह बनाया, कैसा अणु, इसमें आपने मिक्स कर दिया कुछ ऐसे पार्टिकल। अभी जब आप इसको देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देगा। डन, पानी दिखाई देगा। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर यहां से क्या कर दिया, टॉर्च, है ना? यहां से जैसे ही हम टॉर्च यहां स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर जैसे ही जाएगा, इसमें क्या दिखाई देने लगेगा, ये सारे के सारे पार्टिकल दिखाई देने लगते हैं। और इन पार्टिकल को आप यहां मीडियम और परिक्षेपण, किसका किस में परिक्षेपण हो रहा है वो आप कह सकते हो। बट यहां पर आप बात करोगे कि सर ये जो मुझे कण दिखाई दे रहा है, पार्टिकल दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर इसको मैं टिंडल इफेक्ट कहता हूं। क्या कहता हूं? टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। या ऐसा और समझ सकते हो कि मान लो आपका घर है, छत है, और छत में एक सुराख है, और वहां से सनलाइट सीधी अंदर रूम में आ रही है, और वहां से ऐसा दिखता है कि सीधी सीधी रोशनी आ रही है, और उस रोशनी में अलग अलग पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होते हैं, है ना? और डस्ट लगता है कि ये पूरा का पूरा डस्ट है उसमें। अब देखते हैं कि हम इधर साइड में खड़े हैं और यहाँ साइड में इस प्रकाश इस लाइट में इतने सारे डस्ट है, वो भी क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है। ये सानो, और ये टिंडल इफेक्ट आप कहोगे कि सर ये जिस प्रकार का है, ऐसे का ऐसा ही हमारा क्या होता है, ये प्राकृतिक कोलाइड होता है, नेचुरल कोलाइड, मतलब ब्लड। आप कहोगे कि सर क्यों है भाई, समझना तो दिक्कत तो ये है कि ब्लड को कोलाइड में बोल क्यों रहा हूं भाई। कोलाइड के लिए मैंने कहा कि एक लिक्विड होना चाहिए। आप कहोगे कि सर कोलाइड में क्या है, आप कहोगे कि सर पहली चीज, एक तो लिक्विड है, तरल है, तरल के साथ साथ इसमें कुछ पार्टिकल्स है सर, डस्ट ले सकते हो, जो भी कण ले रहे हो आप, या कुछ मिक्स कर रहे हो, जूस बना रहे हो, शक्कर डाल रहे हो, चीनी डाल रहे हो, उसको मिक्स कर रहे हो, चाय बनाते हो आप लोग, चाय में आप देखते हो शक्कर डाल रहे हो, चीनी डाल रहे हो, और चाय पत्ती डालने के बाद में जब उसको छानते हो, उसमें फिर भी कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं। और ये आप कहोगे कि सर दूसरा सॉलिड भी तो है, या लिक्विड में जब सॉलिड का परिक्षेपण किया जाता है, या मैं कहूं कि लिक्विड में सॉलिड को मिला दिया जाए, परंतु वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु कुछ पार्टिकल्स वो हम उसमें होते हैं।
ऐसा अणु जिसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप कहोगे तो इसको आप कोलाइड बोल रहे हो। डन। अब ये कोलाइड तो मैंने आर्टिफिशियल बनाया, वैसे ही मैं ये भी कह सकता हूं कि सर जैसे आपने देखा होगा कोहरा, कैसा अणु, कोहरा हमने कहा कि एयर है, एयर, और एयर में बेटा वाटर को के कुछ ड्रॉपलेट्स हमने क्या कर दिए, कर दिए। जैसे कोहरा में यही होता है, ठंड के समय में कुछ ओस की बूंदे उसमें क्या हो जाती है, परिक्षेपित हो जाती है, हवा चारों साइड है, और चारों साइड में क्या होता है कि सर ये दोनों मिक्स होकर के क्या बना लेते हैं, कोहरा बना लेते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये भी क्या है, एक कोलाइड है। ये हवा का लिक्विड में है, इसीलिए इसको बोलेंगे। जब कोलाइड वगैरह हम पढ़ेंगे तब वहां अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कोलाइड और ब्लड की। ब्लड को क्यों मैं कोलाइड बोलूंगा, पहला क्वेश्चन ये है कि भाई ब्लड को मैं क्यों कोलाइड बोल रहा हूं। कोलाइड आपको समझ में आ गया कि सर कोलाइड होता क्या है, लिक्विड में अगर आप ठोस को लिक्विड में गैस को प्रक्षेपित कर रहे हो या मिक्स कर रहे हो तो वहां पर कोलाइड बनता है। नेचुरल कोलाइड मेरा क्या है, ब्लड है, एकमात्र नेचुरल कोलाइड आप ब्लड कह सकते हो। और बताइए क्या होगा भाई, ये नेचुरल क्यों होगा और इसको क्यों मैं कोलाइड बोलूंगा, ये बताओ पहले तो। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ओके, प्लेटलेट्स होती है, कंपोजिशन होता है। अब कह सकते हो कि सर लिक्विड तो होगा ही होगा, लिक्विड मतलब कि मैं प्लाज्मा कह सकता हूं, प्लाज्मा, उसके बाद में 45% और भी चीजें होगी, और उन चीजों में बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि सर जो हमारी रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, आपने बोला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कैसा अणु, इन सबके साथ में मैं इन सबको प्लस प्रोटीन लिख सकता हूं क्या, प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। जब तक शरीर में इनका ब्लड में आरबीसी या मैं कहूं कि सारे के सारे प्रोटीन्स नहीं होंगे या ये ब्लड में नहीं पाए जाएंगे, ब्लड में कभी भी ठोस कण नहीं आएंगे, और ठोस कण नहीं आएंगे तो आप कहोगे कि सर ये प्राकृतिक कोलाइड नहीं कहलाएगा। डन। दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि सर ये अगर प्राकृतिक कोलाइड ये है तो बेटा इसके जैसा ही ब्लड गाढ़ा होता है, हल्का गाढ़ा होता है, ऐसा अणु ठीक होता है थोड़ा सा, सबने देखा होगा, और हिपेरिन भी इसमें पाया जाता है। आगे बात करेंगे, हल्का गाढ़ा होता है। क्या आपने रेड कलर का कभी पेंट किया है, रेड कलर का घर में पेंट किया होगा, कहीं पेंट होते हुए देखा होगा। अगर उसको मैं कांच की बोतल में पैक कर दूं, ऐसा अणु, और उसको पे एकदम 450 ml मतलब एक जो यूनिट होती है उसके बराबर कर दूं, तो क्या आपको रेड पेंट ब्लड की तरह नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो ये प्राकृतिक कोलाइड है। और आर्टिफिशियल कोलाइड में आप कह सकते हो कि सर ये अगर प्राकृतिक कोलाइड है, आर्टिफिशियल या मानव निर्मित, आर्टिफिशियल कोलाइड कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे कि सर पेंट हो जाएगा। याद रहेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। पहली चीज हमने क्या बात की, प्राकृतिक कोलाइड है, क्यों है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, लिक्विड पाए जाते हैं। लिक्विड के साथ साथ आप कहोगे कि सर इसमें प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। प्रोटीन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो आरबीसी में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये इनकी वजह से इसमें लिक्विड की जगह जगह ठोस कण भी आ जाते हैं, और इस ठोस कण की वजह से ही मैं इसको क्या बोलता हूं, प्राकृतिक कोलाइड बोलता हूं। क्लियर, प्राकृतिक कोलाइड। और ये टिंडल इफेक्ट आपको याद रखना है। दूसरा क्या हो गया, आर्टिफिशियल कोलाइड। आर्टिफिशियल कोलाइड क्या है मेरा, पेंट हो जाएगा। डन। आगे बात करें, नेक्स्ट देखिएगा, पहला पॉइंट क्या हो गया, प्राकृतिक कोलाइड। दूसरा बेटा ब्लड की अगर बात करूं तो पूरे शरीर में फैला हुआ है। अब पूरे शरीर में फैला हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ ये हमारे शरीर को बांधने का काम करता है क्या, बताइए। ये हमारे शरीर को बांधने का भी काम करता है, या मैं ये कह सकता हूं कि ये संयोजी ऊतक है। हाँ, ये कौन सा हो जाएगा, तरल संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू। अब कनेक्टिंग टिश्यू की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है। जैसे मैंने बोला यहां पर एक मेरी ये सेल हो गई, इसमें हमने कहा ये सारा 2
है ना। ये अलग अलग आपको चार शेप अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। मैंने बात की कि सबका नाम मैंने सेल दे दिया, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, है ना। और इनको और आगे लेकर के जाऊंगा तो सेल को मिलाकर के मैंने टिश्यू बना दिया, ये सर नो। और टिश्यू के आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे, ऑर्गेन बन जाएंगे। ये सब के सब किसी न किसी से कवर्ड है, और कवर्ड है तो हम सेल को पढ़ रहे थे तो सेल कवर होती है किससे, लिक्विड से, ये सर नो। ये यहाँ पर बेटा ये इनके चारों साइड में, अब मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है क्या सबसे, ये वाली इसी जगह ने, आप कहोगे कि सर चारों को कनेक्ट करके रखा हुआ है इस वाली जगह ने। उसके साथ में आप बोल सकते हो कि सर यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, सारी सेल्स को, सेल के आगे जाऊंगा, आप कहोगे कि सर किसने, टिश्यू को, टिश्यू के आगे जाऊंगा ऑर्गन्स को, सबको इसने आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है। इसीलिए मैं इसको क्या कहता हूं, आप कहोगे कि सर इसी जगह को मैं कनेक्टिंग टिश्यू कहता हूं, कनेक्टिंग टिश्यू। क्या बोलूंगा, कनेक्टिंग। अच्छा कनेक्टिंग टिश्यू भी क्यों, ये ब्लड क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो आप कहोगे कि सर ये बिल्कुल इस तरह से होगा, यहां पर भाई तरल होगा तभी तो जोड़ के रखेगा। अगर ये ठोस रहता मान लो और इसको यूज करना रहता तो ये जल्दी खराब हो जाता, है ना। मान लो सॉलिड के बीच में आपने क्या रख दिया, तो मान लो दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच में जैसे हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं, लुब्रिकेंट भी स्मूथ होता है, अगर उसकी जगह आपने कोई हार्ड मटेरियल यूज किया, क्या चल पाएगा, क्या नहीं चल पाए। तो आप कहोगे कि सर ये कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जोड़ने का तो काम कर ही रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। डन, ये चीजें समझ में आई। दूसरा, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू के साथ में मैं ये भी कह सकता हूं कि सर पूरे के पूरे शरीर में, पूरे शरीर में ये क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, पूरे शरीर में क्या करने का काम करता है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। क्लियर है सारी चीजें यहां तक। ब्लड प्राकृतिक कोलाइड है, संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है, शरीर में पूरी तरीके से पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा अगर मान लो हार्ट की हार्ट बीट ही रुक जाएगी अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, जैसा नो, ब्लड सर्कुलेशन होगा तभी आपका हार्ट काम करेगा, और अगर हार्ट काम नहीं करेगा तो आपको पैनिक अटैक आ जाएगा, कार्डियक अटैक आता है। और अटैक आने के बाद में ये जो आप ऊपर लाइन देख रहे हो, है ना, ये अगर लाइन, ये अगर सीधी हो गई, ये सर नो, आप कहोगे कि सर ये ब्लड है, ये ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर इस ब्लड ने, इसका फ्लो ही क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और ब्लड अगर कांस्टेंट हो गया तो ये वाली जो लाइन है जिसको आप ईसीजी कहते, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये सर नो, इसको हम क्या कहते हैं, जिससे में हार्ट की हम गति को नापते हैं, कितना हाई कितना लो, बीपी लो तो नहीं है, बीपी हाई तो नहीं है, तो इसको हम किस में नापते हैं, ईसीजी में। और इस ब्लड ने अगर काम करना बंद कर दिया और ब्लड ये बिल्कुल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फ्लो इसने बंद कर दिया, तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, और डॉक्टर कह देते हैं फिर आई एम सॉरी, है ना। मूवीज सीरियल वगैरह में आपने देखा होगा, हाँ बचा नहीं पाए। तो ये किसकी वजह से होता है, ब्लड का सर्कुलेशन। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आगे पढ़ेंगे सारी चीजें हम देखते रहेंगे। देखिएगा थर्ड वाला पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ब्लड क्या है, आप कहोगे कि सर ब्लड क्या है, नेचुरल कोलाइड प्लस लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। सारी चीजें समझ में आ गई सर, ब्लड क्या है, नेचुरल कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड, और साथ में क्या हो जाएगा, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू हो जाएगा। पूरे शरीर में परिवहन का काम करता है, सर्कुलेशन का काम करता है, ये याद हो जाएगा कि सर अगर ब्लड को शरीर से हटा दिया जाए तो हमारे शरीर में कोई भी फंक्शन, कोई भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कोई भी नहीं हो सकती। क्लियर है, याद हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट।
ब्लड फॉर्मेशन, तीनों पॉइंट पहले वाले क्लियर हो गए बेटा, ये वाले वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों चीज कोशिश करना कि यहीं पर याद हो जाए तीनों, है ना। डन, चलिए आगे बढ़े। डन, चलिए देखिएगा ब्लड का फॉर्मेशन। अच्छा, ब्लड का फॉर्मेशन अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बताइएगा। सुना होगा, बहुत सारे नाम सुने होंगे। अब इसमें तीन चार आप आंसर कर सकते हो अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा इज कॉल्ड बोन मेरो, है ना, है ना। मेरू रज्जु नहीं बेटा, बोन, बोन मेरो, हड्डी के अंदर वाला पार्ट जो होता है, बोन मेरो। और कोई बोन मेरो के अलावा हमें इमेजिन भी करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे शरीर का ही पार्ट है और शरीर में पाया जाता है। हमें इमेजिन करते हुए भी चलना है कि सर ब्लड का फॉर्मेशन तो होगा, कहीं ना कहीं होगा, पर कहां होगा। एक आंसर किया बोन मेरो में होता है, अब मैं बच्चों के लीवर में होता है, और है ना, ठीक। मैं बोल सकता हूं कि रक्त का निर्माण भ्रूण में, या मैं कहूं कि मीसोडर्म में होता है। कहां होता है, मीसोडर्म में होता है। अब मीसोडर्म की बात करेंगे तो ये लेयर होती है, वैसे तो तीन लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, तीन लेयर पाई जाती है। मतलब मैं बात करूं कि फेटस जब बेबी बन रहा होता है ना, फेटस के केस में या भ्रूण के केस में हम बात करें कि वो धीरे धीरे बने रहा होता है, या मैं कहूं कि अंडे के फॉर्म में होता है, और उसमें धीरे धीरे लेयर, या मैं कहूं कि ब्लड बनना स्टार्ट होता है। और ब्लड जब बन रहा होता है तो आप कहोगे कि सर यहां पर तीन अलग अलग लेयर पाई जाती है। ये पूरा ब्लड आपको समझ में आया। इस ब्लड को ही मैं आगे लेकर के अगर चलूं तो आप कहोगे कि सर मान लो एक लेयर मैंने सबसे अंदर वाली एक लेयर ले ली, एक लेयर तो मेरी ये हो गई, इसको थोड़ा सा ये लेते हैं, ये एक लेयर ये ले ली मैंने ऐसी, ये वाली, ये सबसे अंदर वाली लेयर है, ये सानू एक लेयर। दूसरा एक लेयर मैंने और ले ली यहां पर, और आप कहोगे कि सर ये हो गई, ये एक लेयर। और तीसरी, या बीच में एक रेड कलर लेना चाहिए था हमने, यहां ले लेते हैं। तीन लेयर आपको दिखाई दे रही होगी, तीन लेयर। बीच वाली जो रेड कलर की आपको लेयर दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं मिजोडम। इसके अंदर वाली जो लेयर हो रही है, दिख रही है, इसको बोलते हैं एंडोडर्म। जो बाहर वाली लेयर है उसको कहते हैं एक्टोडर्म। तो आप कह सकते हो कि सर यहां पर ये वाली जो लेयर है इसको क्या बोलूंगा, मिजोडर्म। मिजोरम नहीं बेटा, मिजोडर्म, है ना, है ना, लेयर होती है ना। फेटस के केस में हम बात कर रहा हूं, भ्रूण के केस में तीन लेयर पाई जाती है। वैसे ये जो ये जो लेयर है ये इकट्ठी नहीं बनती, धीरे धीरे लेयर बनना स्टार्ट होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर सबसे पहले आप कहोगे, देखिए यहां अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले ये लेयर बनेगी, एक अंदर वाली लेयर बनती है। जैसे धीरे धीरे बेबी बनना स्टार्ट होता है, या अंडा जो बनना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो जैसे बनता है, धीरे धीरे, क्योंकि पहले उसमें जान भी नहीं होती, और धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है तो एक पहली लेयर बनती है। पहली लेयर बनती है तो आप कहोगे कि सर उसका नाम क्या हो जाएगा,
एंडोडर्म हो जाएगा। एंडोडर्म बनने के साथ में आप कहोगे कि सर एक दूसरी लेयर बनती है मेसोडर्म, बीच वाली लेयर। फिर एक आप कहोगे कि सर एक और लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बाहर वाली लेयर होती है। ये तीनों बनने के बाद में, धीरे धीरे लेयर बनने के बाद में, इनके नाम भी लिख देता हूं मैं यहां पे। क्या बेटा? हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका मेसोडर्म हो जाएगा। मेसोडर्म के बाद में आप कहोगे कि सर ये वाली एक्टोडर्म हो जाएगा, और ये वाली कौन सी हो जाएगी? एंडोडर्म हो जाएगा। डन। ये तीन लेयर होती है। इन तीन लेयर में भी अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं बेटा फेटस के केस में। अभी आप आंसर कर सकते हो कि सर सबसे पहले जो बनता है, या मैं कहूं कि जब भ्रूण, जब बेबी के जस्ट पहले, जन्म होने के जस्ट बिफोर बर्थ की अगर मैं बात करूं कि भ्रूण, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि सर ये मिसोडम हो गया। मिसोडम से पहले भी जो पहली लेयर बनती है वो योक या सेक में बनती है, जिसको आप क्या बोलते हो? नाभि से जो धागा होता है उसको क्या कहते हैं? लीवर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। योग कॉर्ड, है ना, बर्थ के पहले। हाँ, बर्थ के पहले। हाँ, योग या सेक कॉर्ड होता है, उसमें उसके थ्रू बेबी को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। और पोषण मिलने के साथ साथ आप कहोगे कि सर यॉक सेक में, यॉक सेक में बिफोर बर्थ ब्लड कहां बनता है? यॉक सेक में। यॉक सेक के बाद हम आंसर करेंगे कि सर कहां बनता है? यहां पर। ये तीनों लिख लिया आपने, तीन लेयर। यहां मिसोडम की हम बात कर रहे हैं कि सर मिसोडम में होता है। यहां बात करेंगे भ्रूण में भी कितनी लेयर होती है बेटा? तीन लेयर होती है। इसी में तीन लेयर हो जाएगी। तीन लेयर में कौन सी होगी? पहली एंटोडर्म, दूसरी मिसोडर्म, तीसरी कौन सी हो जाएगी? एंडोडर्म। डन। भैया तीन रख के जाइएगा, है ना? हाँ, कितना हो जाएगा? एंडोडर्म। यहां पर इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूं कि सर ये जब बनता है बेबी, तो इससे पहले जहां बनेगा उसको मैं योक सेक कहूंगा। योक सेक मतलब इसमें आप कहोगे कि सर तीन अलग अलग लेयर है। कितनी लेयर हो जाएगी? इसको मैं अगर चाहूं तो ऊपर ले सकते हैं, ऊपर आएगा नहीं है। सेलेक्ट, ठीक, छोड़ो। ये तीन लेयर अलग अलग है। इसमें आप कहोगे कि सर ये बनने से पहले ये पूरा का पूरा इस फॉर्म में होता है, अलग अलग लेयर होती है। धीरे धीरे ये वाली जो कॉर्ड देख रहे हो आप, है ना, यहां से ये, इसमें होता है यॉक सेक। और बिफोर बर्थ आप कहोगे कि सर कहां निर्माण होता है? यॉक सेक में। हाँ, रक्त का निर्माण कहां होगा? भ्रूण के केस में मैं बात कर रहा हूं, कहां पर होगा? मिसोडर्म में होगा। मिसोडर्म आप देख रहे हो कि सर क्या होता है? बीच वाली लेयर होती है। क्लियर है? याद हो जाएगा कि सर ब्लड का फॉर्मेशन कहां होगा? मिसोडर्म में होगा। और मिसोडर्म में भी कहां पर? ये बीच वाली लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दोनों के बीच में होती है। मैं अगर बात करूं कि सर सबसे पहले ब्लड निर्माण कहां स्टार्ट होता है, आप कहोगे कि सर मिसोडर्म में ही होता है। दूसरा अगर बात करेंगे तो सर ब्लड कैसा है? ब्लड, ब्लड के बाद पूरा का पूरा ब्लड रेड है, ये वाला ब्लड। अब आप कहोगे कि सर मिसोडम में ही क्या क्या बनेगा? मिसोडम में, मिसोडम में पूरा ब्लड बनेगा। ब्लड के बाद जो आपकी अस्थियां है, बोन है, वो बनेगी। अस्थियों के बाद में आप कह सकते हो कि मसल्स, मांसपेशियां भी आपकी कहां बनेगी? इसी मिसोडम में बनती है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि सर हमारी बोन मेरो जो अस्थियां है वो कहां आपकी बोन मेरो में बन रही है, नहीं। ये सारी चीजें कौन कौन सी? ब्लड, बोन मेरो, मसल्स, ये सब कहां बनते हैं? आप कहोगे कि सर ये सब के सब मीसोडर्म में ही बनते हैं। क्लियर है? सारी चीजें कहां बनेगी? मीसोडर्म में बनेगी। हेलो, डन हो जाएगा।
आगे बात करें नेक्स्ट, यहां लिखिएगा भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ जो होता है, फॉर्म ब्लड ऑफ फॉर्मेशन इन एम्ब्रियोरी। मतलब आप कहोगे कि सर ब्लड का भ्रूण में निर्माण को हम क्या कहते हैं, हेमेटोपोयोसिस। स्टार लगाइएगा कि सर ब्लड के फेटस में निर्माण को मैं क्या कहता हूं, ये एक प्रक्रिया होती है जो हमने देखा कि सर ब्लड पूरा का पूरा बन रहा है। ब्लड में आप कहोगे कि सर इसमें आरबीसी भी होगा, डब्ल्यूबीसी भी होगा, प्लेटलेट्स भी होगा, हीमोग्लोबिन भी होगा। वहां पर मैं ब्लड के जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड हिमेटोपायोसिस। ये आपको याद रखना है कि सर इसको मैं क्या बोलूंगा, हिमेटोपायोसिस बोलूंगा। याद हो जाएगा, इस पे स्टार लगाइएगा कि ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड हिमेटोपायोसिस। डन। अच्छा, स्टडी ऑफ ब्लड, हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ आरबीसी, इरिथ्रोलॉजी, है ना। अभी हम पढ़ेंगे, हाँ याद रखना है, अभी बस एक ही याद रखना है, हिमेटोपायोसिस। डन, ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये वापस से दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट फॉर्मेशन जो ब्लड का है, फर्स्ट फॉर्मेशन बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं कब की, जब बच्चा बन ही रहा होता है गर्भ में, उस समय में जो यॉक्सेक है, इस वाले चीज को मैं यॉक्सेक बोल सकता हूं, ये है ना। ये पूरा का पूरा जब फॉर्मेशन होगा तो आप कहोगे कि सर पहला जो फॉर्मेशन होता है ब्लड का, जहां स्टार्ट होता है, इस वाली लेयर जो मैं मिसोडम की बात कर रहा हूं, इस मिसोडम के अंदर पाया जाता है यॉक्सेक। डन। मिडिल लेयर, उसके अंदर क्या पाया जाता है, यॉक्सेक। भ्रूण बनने से पहले, है ना, भ्रूण बनने से पहले यॉक्सेक जब लेयर बन ही रही होती है, उस लेयर में सेकेंड लेयर का ही आप कहोगे कि सर यॉक्सेक, यहां पर क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर सबसे पहले फर्स्ट टाइम ब्लड का फॉर्मेशन कहां होगा, यॉक्सेक में। फिर यॉक्सेक के बाद में जो दूसरा फॉर्मेशन होता है ब्लड का ओरिजिन, आप कह सकते हो कि सर मिसोडम में बन जाता है। दूसरा कहां होगा, मिसोडम में। इसके बाद तीसरा हमें याद रखना है कि सर स्प्लीन या प्लीहा, लीवर और तिल्ली। बेटा फर्स्ट योक सैक, दूसरा मिसोडम, तीसरा लीवर स्प्लीन, इसको आप बोल सकते हो यकृत और तिल्ली। डन, लीवर और तिल्ली, लीवर और स्प्लीन में। इसके बाद एक और आएगा, कौन सा, और कहां होता है, फिर होगा बोन मैरो। अच्छा, बोन मैरो आपने पढ़ा होगा, क्या होता है बोन मैरो, एक मूवी है आई थिंक बोन मैरो, क्रिस मूवी देखी होगी, वहां बात करते हैं बोन मैरो की, क्रिस 3 में। बोन मैरो, बोन मैरो बहुत ज्यादा वर्ड यूज सुनते हैं हम कि बोन मैरो, कि इनके पिताजी के शरीर से बोन मैरो निकाल लिया जाए। बोन मैरो को निकालने के बाद में जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि बोन मैरो हमें चाहिए है, तो वही बोन मैरो होता है। अब वहां आपके दिमाग में आया कि सर बोन मैरो है क्या, हाँ बताइए, बोन मैरो की बात करें पहले, व्हाट इज अ बोन मैरो। हाँ हाँ, ये स्प्लीन है बेटा, तिल्ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अच्छा डन। हाँ हम बात कर रहे थे बोन मैरो की। बेटा बॉटल को भरिएगा, बेटा पानी ले लीजिएगा, है ना। अच्छा यहां हम देखिएगा, देखिए नीचे थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा, ये अच्छा, हड्डी कभी तोड़ के देखी है आपने, प्रैक्टिकल किया है कभी,
हाँ, ऊपर कैल्शियम फास्फोरस आप कह सकते हो। कैल्शियम फास्फोरस दो से ही मिलकर के हड्डियां बनी होती है। मैं अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि जब इंसान की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में जब डेड बॉडी को जलाया जाता है, जैसा नो, वहां पर फिर आप देखते हो कि वहां जलने के बाद में वहां पर आवाज आती है बहुत ज्यादा, चट 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 की बहुत सारी आवाज आती है। हैं? ऐसा लग रहा है जैसे फटाके फट रहे हो, छोटे मोटे फटाके फट रहे हो। वो किसकी आवाज होती है? वो आप कहोगे कि सर जो कैल्शियम और फास्फोरस है, ये कैल्शियम और फास्फोरस जो हड्डियां होती है, इससे जैसे जैसे जलते जाती है उसकी आवाज होती है। माचिस में होता है फास्फोरस। अब फास्फोरस भी अलग अलग पाया जाता है, ब्लैक, व्हाइट, येलो, 4 प्रकार का फास्फोरस पाया जाता है। तो आप कहोगे कि सर ये जो हड्डी है, हड्डी के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो हड्डी के अंदर वाला पार्ट, ये जो रेड कलर का पार्ट देख रहे हो, इसमें अगर मैं लाइनें खींच दूं, ये जितने पार्ट आप देख रहे हो, ये ये वाली सारी चीजें क्या कहलाएगी? ये आपका बोन मेरो हो जाएगा। इस बोन मेरो को वापस से मैंने बाहर निकाला। इस बोन मेरो को वापस से बाहर निकालने के बाद में इसको और जूम किया। अब आप कहोगे कि सर हमारे शरीर में तो रेड ब्लड सेल पाया जाता है, आरबीसी। दूसरा आप कहोगे कि सर डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तीसरा आप बात करोगे कि सर प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो क्या सबका सब जो ब्लड है वो इसी बोन मेरो में बनता है? आप कहोगे नहीं। हम कहेंगे कि सर जितना भी रेड ब्लड सेल है, ऐसा नो, इसमें भी अगर मैं कलर अलग अलग दे दूं तो आप कहोगे कि सर यहां पे कलर जो हो जाएंगे, यहां पर ये जितना पार्ट यहां से आप देख रहे हो इतना, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? रेड कलर का दिखाई दे रहा है पूरा। ये आप कहोगे कि सर इसमें सिर्फ और सिर्फ आरबीसी बनेगी, मतलब इसका नाम ही हो जाएगा रेड बोन मेरो। और रेड बोन मेरो में बनती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। डन। दूसरा मैं ये बोल सकता हूं कि सर यहीं से अगर एक पार्ट इसका और ले लिया मैंने, ये वाला, ये तो पूरा ही वाइट हो गया, है ना, और ये वाला, और आप कहोगे कि सर यहां से ये जो पाया जाएगा ये वाइट कलर में, आप कहोगे कि सर वाइट बोन मेरो में कौन सी? डब्ल्यूबीसी। डन। ये दोनों अलग अलग पाई जाती है। अभी जब मैं रेड ब्लड सेल आपको आरबीसी पढ़ाऊंगा वहां हम बात करेंगे कि सर बोन मेरो, रेड बोन मेरो क्यों, वाइट बोन मेरो क्यों। वैसे अभी हमें सिर्फ याद रखना है कि सर ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मेरो में होता है। डन। पहला कहां होगा? योगसेक में। दूसरा कहां होगा? मिजोडम। तीसरा कहां होगा? स्प्लीन या तिल्ली। और चौथा कहां होगा? बोन मेरो में होगा। क्लियर है? बोन मेरो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ब्लड बनता है। अब ब्लड बनता है मतलब आप कह रहे हो कि उसमें नई नई सेल बनती है। कोई व्यक्ति अपाहिज हो चुका है, जैसे मूवी में आपने देखा होगा, उसमें नई सेल बन नहीं रही है उसके इसमें। अब वो चाहता है किसी व्यक्ति का उसको क्या मिल जाए? बोन मेरो मिल जाए। और वो बोन मेरो क्या करेगा? ट्रांसप्लांट करेगा। और ट्रांसप्लांट करने के बाद में क्या होगा कि उसमें नई नई सेल बनना स्टार्ट हो जाएगा। और वो जहां अपाहिज है वो क्या हो सकता है? सही हो सकता है। इसीलिए क्रिस मूवी में आपने देखा होगा कि वो बोन मेरो के पीछे पड़ा रहता है कि मैं क्या करूं, इनका बोन मेरो ले लूं, पर वो बोन मेरो ले नहीं पाता है। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट देखिएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अभी हमने बताया, यहां से लेकर के यहां तक हिमेटोपायोसिस ये बोलेंगे। मतलब आप कहोगे कि सर यहां ब्लड बनेगा, यहां से यहां आएगा, यहां से फिर यहां, फिर इसके बाद में ये, इस पूरी प्रोसेस को मैं क्या बोल दूंगा? हिमेटोपायोसिस कहूंगा। आगे देखते हैं ब्लड का पीएच मान, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। अब ये सबको याद होगा
है ना, 7.4 सबको होता है। अब हम बात करते हैं आगे की सर, ठीक है, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना, 7.3 से 7.4 होता है। हल्का क्षारीय होता है, क्षारीय नहीं होता, हल्का क्षारीय होता है ना। बेसिक, आप कहोगे कि सर कैसा होता है, यह हल्का क्षारीय होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। फिर अगर बात करें, हाँ यहीं तक है, ओके। यहां बात करें ब्लड की, मैं बात कर रहा हूं, वापस से देखिएगा। सबसे पहले तो यहां हम बात करते हैं किसकी, पीएच स्केल। पहले पीएच की बात कर रहा हूं, व्हाट इज द पीएच, पावर ऑफ कंफर्म हाइड्रोजन एंड, और बताओ पावर ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और बताते जाइए, और बताइए। हाँ, एक बोलेंगे पोटेंजा ऑफ
आगे बात करें, नेक्स्ट ये हो गया। थोड़ा और आगे लिखिएगा इसी में। मैंने बात की बेटा किसकी, यहां पर इतनी ले लेते हैं। ये क्या है, पीएच स्केल। और पीएच के बारे में मैंने आपको बताया, बीच में क्या होता है, आप कहोगे कि सर बीच में न्यूट्रल होता है जिसको मैं 7 कहता हूं। यस और नो। अब इस 7 के पहले भी है ना, यहां मैं 0 ले सकता हूं, ये हो जाएगा 0। 0 के बाद में फिर क्या आएगा, 1 3। यस और नो। ये
डन। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। उसके बाद में हम बात करेंगे आरबीसी, स्टडी ऑफ आरबीसी। आरबीसी का अध्ययन क्या कहलाएगा? अच्छा, आप जानते हो कि इरेथ्रोसाइट्स हम किसको कहते हैं? आरबीसी को कहते हैं। इरेथ्रोसाइट्स का मतलब क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी का मैं अगर वैज्ञानिक नाम की बात करूंगा या फिर लैटिन नाम की बात करें या रासायनिक नाम की बात करें तो आप कहोगे कि सर रेड ब्लड सेल को ही क्या बोला जाता है? इरेथ्रोसाइट। और इसकी स्टडी क्या हो जाएगी? इरेथ्रोलॉजी हो जाएगी। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी की बात करें, वाइट ब्लड सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? ल्यूकोलॉजी। और आप जानते हो ल्यूकोलॉजी की अगर बात करेंगे तो अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए, इसको हम ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइड भी है, सॉरी डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइड्स भी है। इसीलिए स्टडी ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड ल्यूकोलॉजी। थर्ड, थ्रोम्बोलॉजी। थ्रोम्बोसाइट्स किसको कहते हैं? प्लेटलेट्स को कहते हैं, रासायनिक नाम। थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं? प्लेटलेट्स को बोलते हैं। इसीलिए स्टडी ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोलॉजी। अच्छा, आपने देखा होगा प्रोथ्रोम्बिनेज। अच्छा, इससे रक्त का थक्का बनता है, वहां हम 2 से 3 मिनट की प्रक्रिया देखते हैं, वहां पढ़ते हैं कि सर थ्रोम्बिन होता है, फिर प्रोथ्रोम्बिनेज बनता है, फिर वो पूरी तरीके से 2 से 3 मिनट में रक्त का पूरा पूरा थक्का बना लेता है। तो मैं प्लेटलेट्स का नाम एक थ्रोम्बोसाइट्स भी है, इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि सर जब भी मैं प्लेटलेट्स का स्टडी करता हूं या स्टडी ऑफ प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो आप क्या कहोगे? थ्रोम्बोलॉजी कहोगे। डन। आगे बात करें रक्त बनने की प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। चाहे ब्लड बनने की बात वो यॉक की बात कर रहा हो, यॉकसेक की बात कर रहा हो बिफोर बर्थ, यस और नो, या फिर बात कर रहा हो किसकी? बोन मैरो की, यस और नो, या बात कर रहा हो मिसोडम की, या बात कर रहा हो लीवर या यकृत की। तो सबसे पहले बोन मैरो कहां, सबसे पहले ब्लड कहां बनेगा? यॉकसेक में। योगसेक के बाद में बात करेंगे सर सेकंड कहां बनेगा? मीसोडम में बनेगा। मीसोडम के बाद में ब्लड कहां बनेगा? लीवर या स्प्लीन में बनेगा। और लीवर या स्प्लीन में ब्लड बनने के बाद में फिर कहां बनेगा? बोन मैरो में बनेगा। और बोन मैरो में भी जब हम आगे जाएंगे तो फिर रेड ब्लड सेल रेड बोन मैरो में, व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट बोन मैरो में बनेगा। ये याद रखना है। तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा? हिमेटोपायोसिस प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद में रक्त समूह की बात करें कि जहां पर हम ब्लड के अलग अलग ग्रुप की बात करते हैं, चाहे ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे ब्लड ग्रुप बी हो, चाहे ए बी हो या ओ हो, यस और नो, इन सब ब्लड ग्रुप का जो अध्ययन है इसको क्या कहते हैं? इम्यूनो हिमेटोलॉजी। अच्छा, इम्यूनो हिमेटोलॉजी क्यों? इम्यूनो मतलब कि हमारा का पूरा इम्यून सिस्टम किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है। ब्लड जहां आपका खराब हुआ, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हुई, आपकी ऑक्सीजन कैरी अवस्था बंद हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। इसीलिए हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड ग्रुप्स इज कॉल्ड इम्यूनो हिमेटोलॉजी। डन। उसके बाद में लास्ट, रक्त के अध्ययन। जैसे आप कभी आपने सीबीसी करवाया है, ब्लड टेस्ट करवाया आपने, उसी को कहते हैं सीबीसी, है ना। वो ब्लड का कंपोजिशन बताता है कि ब्लड में क्या है, कितना डब्ल्यूबीसी, कितनी आरबीसी, कितनी प्लेटलेट्स, कितना आपका हीमोग्लोबिन कितना है ना। वो सारी चीजें, प्लेटलेट्स वगैरह सारी चीजें बताता है। अब जहां आप ब्लड टेस्ट करते हो उसको क्या कहते हैं? जहां ब्लड टेस्ट करने के लिए जाते हो उसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजी होती है। मतलब आपने देखा होगा कि उस जगह पे ही लिखा होता है पैथोलॉजी लैब। क्यों? क्योंकि वो वहां पर ब्लड के ऊपर स्टडी कर रहा है कि भाई ब्लड में कितने कंपोजिशन है, कितना कम है, कितना क्या ज्यादा है। अब जो कमी बीसी आपके ब्लड में होती है वो डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसको दिखाते हो और दिखाने के बाद में वो दवाई दे देता है। बिल्कुल सेम रहता है। बेटा यहां से थोड़ा सा ब्लड निकाल सकते हैं आप, यहां से। हाँ, वो ब्लड टेस्ट के लिए, कि ब्लड टेस्ट के लिए आपको बहुत कम आवश्यकता होती है ना।
बट अगर कंपोजिशन आपको चेक करना है तो वहां पर आपको 2 ml 2.5 ml चाहिए। अब उंगली से आपका 2 ml 2.5 ml ब्लड निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर 2-2.5 ml आपका ब्लड अगर उंगली से निकाल दिया गया तो आपकी उंगली क्या हो जाएगी, उससे काम करना बंद हो जाएगी। जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपने धागा लिया और धागा लेने के बाद में क्या किया, जो उंगली है आपकी, इस उंगली को आप बांध दीजिए और उसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ब्लड सर्कुलेशन बंद है। अब ब्लड सर्कुलेशन पूरा पूरा बंद हो गया, मतलब कि उसमें जो ब्लड था वो अब कहाँ हो चुका है, बंद हो चुका। अब आपकी उंगली क्या होने लगेगी, धीरे धीरे ग्रीन हो जाएगी और उसके बाद में वो काम करना बंद कर देगी। ऐसा लगेगा सुन्न टाइप का, जैसे एनेस्थेसिया हम देते हैं, किसी को भी सुई लगाना हो, ऑपरेशन करना हो तो हम क्या देते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं। उस टाइप की आपकी उंगली हो जाएगी। अगर आप चाहो तो उसको काट भी सकते हो तब, है ना, ऐसा कर सकते हो बांधने के बाद में। एनेस्थेसिया में बेटा आपका दर्द बंद हो जाता है। डन। हाँ पूरा उसको बांध देते ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आगे ना जाए। स्नेक बाइट में हम सबसे पहले यही करते हैं, या तो जहां पर काटा है वहां पर हम कट लगाते हैं बड़ा सा, ताकि ब्लड फ्लो बाहर की ओर हो, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या है, कम है। अंदर का प्रेशर, हमारे शरीर के अंदर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। और अगर हमने कट हमारे शरीर में लगाया और कट अगर थोड़ा सा बढ़ा है, बेटा कभी किसी मूवीज में आपने देखा होगा कि कटने के बाद में जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत तेजी से निकलता है ना, इतने तेजी से निकलता है कि वो लगभग लगभग 10 मीटर 12 मीटर 15 मीटर तक उसका ब्लड का प्रेशर पहुंच जाता है। यस और नो, इतना प्रेशर हमारे शरीर के ब्लड में होता है, इतनी तेजी से बह रहा होता है। इसीलिए अभी स्नेक बाइट हो जाए तो लोग क्या करते हैं, वहां से कुछ बड़ा सा चीरा लगा देते, काट देते, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन कहां हो, बाहर की ओर हो। डन। बाकी आप एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हो। बाकी और कुछ दिक्कत परेशानी? हाँ, स्नेक बाइट के लिए आपको याद रखना है कि सर स्नेक बाइट में जो सुई लगती है ना, जो लगाई जाती है, पहले तो कम बनती थी अब तो बनने लगी है, ओरियम क्लोराइड की लगती है ना। स्नेक बाइट के लिए अब तो इंजेक्शन आ चुके हैं, है ना। किसकी लगती है, ओरियम क्लोराइड की लगती है। और आज की सभा को बिल्कुल यहीं तक रखते हैं हम, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राम राम।